गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जैसा कि आपने देखा रिजल्ट आउट हो चुका है, तो काफी कम बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अगर हम नंबर के हिसाब से बात करें तो 16,000 अभ्यर्थी इस बार प्रीलिम्स देने पहुंचे और उसमें से मात्र 250 के आसपास बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कुछ भी परसेंट ये नहीं है, 2% से भी कम ये परसेंट निकल के आएगी जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। तो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोगों को ध्यान देना है कि अगर हम भी नेक्स्ट ईयर आप अगेन इस सीढ़ी के ऊपर खड़े होंगे कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तो हमें देखना है कि जब हम कभी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो हम थॉरोली तैयारी करें। तो जिस साल हम पेपर को दें, जैसे कई सारे पुराने भी अभ्यर्थी जिन्होंने क्लियर भी किया है, तो आप देखोगे बहुत क्लीन वे में रैंक निकलता है। क्लीन वे का मतलब है जिसको प्रीलिम्स के बाद मेंस लिखने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम ही मेंस होता है और वो फर्स्ट टाइम में ही मेंस को फोड़ देते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि जब अभी का ऐसा टाइम है कि इस समय जो बच्चा जिसका नहीं हुआ है, मैं केवल उनके लिए बात कर रहा हूं, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आपने अगले साल के लिए आपको ऐसे तैयार करना है कि फिर दोबारा आपको ऐसा ना लगे यार प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, अब मेंस में कोई चांस नहीं बन रहा। तो हर बार हम एक एक स्टेप वाइज तैयारी ना करें। तो आपकी तैयारी का एक तरीका होना चाहिए कि आपकी तैयारी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब है उसमें प्री और मेंस दोनों एक ही बार में पूरी तरीके से तैयार करके रख लो। अभी के लिए जिन बच्चों का पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ, तो उसमें भी हर बच्चा एक सीढ़ी के ऊपर नहीं है। एक सीढ़ी का मतलब समझो, बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि जिसने पहले शायद रैंक भी निकाली हुई है, बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिसने इंटरव्यू भी दिया हुआ है, इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चे को डिफरेंटली तैयारी करनी चाहिए। ऐसा बच्चा जिसने पहला आइटम टाइम पास के लिए, जैसे हिमाचल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं कि थोड़ी बहुत 4-5-6 महीने की भी तैयारी हो रही है, तो उनको लगता है कि शायद किस्मत का गेम है, उनका भी हो जाएगा पेपर क्वालिफाई, तो उन्होंने जाके पेपर दे दिया। तो अब मैं इस सेशन में अलग अलग बच्चों की कैटेगरीज बना देता हूं कि आपकी तैयारी के अनुसार आपका जो है क्या पाथवे होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉल पे बात कर लो, क्योंकि काफी सारे बच्चों के साथ आजकल मैं यही बात कर रहा हूं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, बाहर वाले भी हैं, कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को अब स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। तो देखिए, एक विद्यार्थी वो है जिसकी तैयारी को तकरीबन 1 साल हुआ है। ईयर पैरामीटर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन में इसमें बता देता हूं मैं। मतलब है एक बच्चा 1 साल हुआ है, इसमें कहने का मतलब यह है कि इस बच्चे के पास प्रीलिम्स लेवल तक तो चीजें तैयार हैं, लेकिन मेंस के अभी सब्जेक्ट्स तैयार नहीं है। हम यहां पे जनरल स्टडीज की बात करें तो मेंस के अभी सब्जेक्ट तैयार नहीं है और नोट्स भी अभी नहीं बने हुए। तो ये वाला जो बच्चा है जिसने थोड़ा बहुत तैयारी करी है, 1 आध साल हुआ है, या मेंस के 2-4 सब्जेक्ट कहीं से ऑनलाइन फ्री में पढ़ लिए या कोई मटेरियल पढ़ लिया है, लेकिन उतना ना तो गहराई में सब्जेक्ट को पढ़ा है ना उसके नोट्स बनाए, ऐसे बच्चा अभी स्टेज 1 पे ही अपने आप को समझे। अभी आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत है। काम क्या करने की जरूरत है? अभी आपको मेंस में सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसके बाद फिर आपको सेकंड स्टेज, जैसा कि अभी मैं बताऊंगा, सेकंड स्टेज पे जाएंगे। तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग 2 तरीके से हो सकती है, नॉट नेसेसरली कि हर किसी को कोचिंग की जरूरत है। मैं एक ये भी तरीका बता दूंगा कि हमारे पास एक ऐसा कोर्स है। दूसरा है ये सेल्फ स्टडी से कैसे होगा, वो भी बता देता हूं। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग का मतलब है पहले हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी तक हमने पॉलिटी, मान लीजिए आपने एक लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो लक्ष्मीकांत इज पर्टेनिंग टू प्रीलिम्स, इट्स नॉट पर्टेनिंग टू मेंस। स्पेक्ट्रम पढ़ लिए तो लोगों को लगता है कि यार स्पेक्ट्रम पढ़ ली तो हिस्ट्री पढ़ ली। स्पेक्ट्रम इज जस्ट मॉडर्न इंडिया। इस बार आपने देखा ना क्वेश्चन कितने मिडिवल से आए हुए। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम होलिस्टिकली पढ़ रहे हैं, हम आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, गवर्नेंस पढ़ चुके हो, इंडियन सोसाइटी पढ़ चुके हो, एथिक्स पढ़ चुके हो, गार्डियन थॉट पढ़ चुके हो, स्पेस पढ़ चुके हो, एनर्जी, एग्रीकल्चर, जो कि प्राइमरीली GS3 के टॉपिक है या प्योरली मेंस के टॉपिक है, अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं तभी आप ये मानोगे आपकी शायद थोड़ी तैयारी हुई है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इल्यूजन मत रखो कि आपने की तैयारी हो रखी है। तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। 2 तरीके हैं इन सारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिलेबस उठाओ GS 1 2 3 और देख लो सिलेबस वाइज आपने कितना कंटेंट पढ़ा हुआ है और कितने नोट्स आपके बने हुए। वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जेन्युइनली आपने तैयारी, जो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को आप जो है समझ रहे हो कि तैयारी कर ली, या ल्यूसेंट पढ़ ली, तो उसको अगर आप तैयारी समझ रहे हो तो आपका ये भ्रम टूट जाएगा। दूसरी बात कि आपने एक बार सब्जेक्ट देख लिया, आपने देख लिया कि आपकी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है, आपने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के किताबें उठानी है, स्टैंडर्ड बुक, उनको पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। ये है तरीका नंबर 1। इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है कि इन सारे टॉपिक की कोई पर्टिकुलरली सोर्स नहीं है, है ना। एक सोर्स हो सकता है कि आप सिविल टाइप का कंटेंट जो है किताबें उठा सकते हैं, सिविल टाइप की बुक्स परचेज कर सकते हैं, या किसी और एकेडमी या किसी और इंस्टीट्यूशन जिसका आपको समझ आता हो कंटेंट, आप उनकी किताबें उठा सकते हैं और इसके नोट्स रेडीमेड बना सकते हैं।
मेरा पर्सनली सुझाव रहेगा कि इन टॉपिक्स की किताबें नहीं होती, चाहे सिविल्स टाइप की किताबें पकड़ लो या किसी और अनअकैडमी की, किसी और टीचर की जिसका तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता हो कंटेंट, उसकी किताबें पकड़ लो कि एक ही जगह पे तुम्हें सेंट्रलाइज्ड नोट्स तो एटलीस्ट मिल जाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका समय बचाना। तो समय कैसे बचेगा? अगर आपको कंटेंट रेडीमेड एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा तो वो आपका टाइम को बचाएगा। तो इस तरह से कंटेंट एक जगह मिल सकता है। इसके अलावा या तो आप सिविल्स टाइप की किताबें मंगवा सकते हो, या एक हमारा मेंस क्रैश कोर्स है। मेंस क्रैश कोर्स में टोटल 130 लेक्चर्स हैं और इसके अंदर 3200 पेजेस के नोट्स हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो इन नोट्स के थ्रू आपका जीएस 1 2 3 सारे सब्जेक्ट मेंस के स्टैंडर्ड पे पढ़ाए हुए, तो उसके थ्रू आपका जीएस 1 2 3 मेंस का पूरा तैयार हो जाता है, नोट्स मिल जाते हैं। ये थोड़ा आसान तरीका है। और दूसरा, ये आपको डिसिप्लिन रखेगा, एक क्लोजर है कि ये 4 महीने में कोर्स आपको खत्म करना है। तो जब आपको पता है कि 4 महीने में खत्म करना है तो आप 4 महीने में तैयारी कर लोगे। जनरली जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमें क्लोजर नहीं मिलता। जब हमें क्लोजर नहीं मिलता हम पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन उस पढ़ने को कभी भी किसी डेट के साथ हमने बांधा नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन हमें कोई क्लोजर नहीं पता कि कब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, बेंचमार्क रखे जाएंगे, ऐसा कुछ हमारे जहन में नहीं होता। इसलिए इस तरह के कोर्सेज आपके टाइम को सीमित दायरे के अंदर जब बांध देते हैं तो आपका सिलेबस स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो इस तरह का ये प्रोग्राम आप लोगों ने हमारी तरफ से भी कर सकते हो, आप अपने आप भी अपने लिए टाइमलाइन बना के उसको बाउंडेड मैनर के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो जिस बच्चे का प्रीलिम्स के लेवल पे थोड़ी बहुत तैयारी करी है या उसको अभी प्रिपरेशन शुरू ही करी है, बेसिक सा कर लिया है, उसके लिए ये कोर्स काफी ज्यादा उपयोगी है। दूसरे स्टेज के अंदर वो बच्चे हैं जिन्होंने सिविल स्टैप से कोचिंग कर ली है या किसी और एकेडमी से कोचिंग कर ली है, अब उनका बेसिक कोर्स 1-2 साल तैयारी करते हुए हो गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो फर्स्ट स्टेज उनकी क्लियर है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, जो अभी मैंने उन बच्चों को बताया है। इस स्टेज की आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है नोट्स एनरिच करने की, नोट्स एनरिच करना और रीस्ट्रक्चर करना। रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए अभी हमारा एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है वैल्यू एडिशन कोर्स, जो हमारे सिविल स्टैप के स्टूडेंट्स हैं ये उनको ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता ही है, हमेशा फ्री है उनको, बाकी बाहर वालों के लिए ये पेड है। तो आपने किसी और एकेडमी से तैयारी करी है, सेल्फ स्टडी करी है, इस स्टेज में आपको कोई खास दिक्कत नहीं है, आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, आपके पास कंटेंट भी है, उस कंटेंट में रिफाइनमेंट देखो। सिंपल फंडा है कि मेंस के अंदर बहुत रिफाइंड और क्रिस्प कंटेंट जाता है। अगर वो कंटेंट आपका रेडी नहीं है नोट्स फॉर्मेट में तो आप उतना अच्छा आंसर भी नहीं लिख सकते, तो डायरेक्टली आंसर राइटिंग में जंप नहीं करना। अभी आपने करना है कंटेंट एनरिचमेंट को। ये जो मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स है इसके अंदर हमने 500 क्वेश्चंस करवाए हैं और जीएस 1 2 और 3 को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर कर लिया। इससे ब्यूटी क्या है, ये आपके कंटेंट को क्रिस्प कर रहा है। क्रिस्प करने का क्या मतलब है कि हम डिटेल में, मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ लिया ग्लोबलाइजेशन, आपने पढ़ लिया उसके बाहर की कहानी क्या है, वुमेन के क्या इंपैक्ट है, एल्डरली पे क्या इंपैक्ट है, अर्बनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट है, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है, कल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन जब आंसर लिखने को आता है आपके दिमाग में इतने सारे थॉट आते हैं कि आप 4 नंबर में लिख ही नहीं पाते कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन, राइट। तो आपको नहीं समझ आता कि अब इसके आगे क्या लिखना है या कम शब्दों में क्या लिखना है। मींस आपके नोट्स अच्छे हैं लेकिन वो क्रिस्प नहीं है और एनरिच नहीं है, उसके अंदर डेटा नहीं है, आपको नहीं पता यार विमेन का डेटा क्या है, इंडिया के अंदर वो विमेन क्या है जो वर्क फोर्स में इन्वॉल्व है, जेंडर गैप इंडेक्स कितना चल रहा है, या विमेन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर, या विमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, या विमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल असेंबली हिंदुस्तान के अंदर क्या है। विमेन का अलग अलग लेवल पे आपको नहीं पता डेटा को लेकर ना, कि सेक्स रेशियो क्या चल रहा है या चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या चल रहा है, तो विमेन से रिलेटेड बहुत सारे डेटा हैं। तो धीरे धीरे आपके कंटेंट के अंदर एनरिचमेंट की कमी है। तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपने कंटेंट को गहराई भी बढ़ाते हो और क्रिस्प कर देते हो। तो इस टाइम पे आपको ये चाहिए होता है। दूसरी बात, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है, आप लोगों को मेरा आग्रह है, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्स आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मैं लाइव में देखता हूं कि हम लोगों ने 2200-2500 बच्चे पढ़ाए हुए हैं। लाइव जब इस कोर्स को देखने की बारी आती है तो 20-22-18 बच्चे इसको देख रहे होते हैं, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है। बाहर वाले जिन्होंने परचेज किया वो ज्यादा मात्रा में देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने नई पहली बार पैसा दिया, वो पूरी सिंसियरिटी से पढ़ रहे। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ऑलरेडी सिविल स्टेप में एनरोल लिया है एनरोलमेंट, तो ऑलरेडी आप बाकियों से थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि सीरियस हो, तो एटलीस्ट इस तरह के कोर्सेज को आपको जरूर लाइव देखना चाहिए। क्लियर? तो ये आप लोगों ने वैल्यू एडिशन कोर्स को लगाना है, इससे आपका कंटेंट रीस्ट्रक्चर हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। दूसरी बात, इसी के साथ साथ आपने एक और काम करना है कि कंटेंट अपडेशन के साथ साथ इसके अंदर 500 नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, जिसके मॉडल आंसर आपने बनाने हैं। ये आपका होमवर्क होगा। तो आपने क्या करना है,
ये 1000 क्वेश्चन को के थ्रू अपने कंटेंट को एनरिच करना है इन फ्यूचर। इससे 60 से 70% पेपर आपका 100% अगले साल आ रहा होगा। 100% है कि 60 to 70% पेपर इन्हीं 1000 क्वेश्चन से आएगा। तो आपने इसके अपने कंटेंट को जो ऑलरेडी चाहे सिविल टाइप की बुक से बनाया है, क्लासरूम नोट से बनाया है, जो कि बड़ा कंटेंट होता है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, आपको पता है 550 पेजेस की किताब है, फिर मेरे भी नोट्स हैं, तो कंटेंट बड़ा है। अब टाइम आ गया उनको क्रिस्प करने का, केवल उतना लिखने का जितना पेपर के काम में आप काम की बात है, क्योंकि समझ आ चुकी है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब क्रिस्प के ऊपर काम करना है। तो अभी जो आपका काम है वो कंटेंट को क्रिस्प करना है और एनरिच करने का टास्क आपने पूरा करना है। क्लियर? तो इस तरीके से जिन बच्चों की कोचिंग हो चुकी है किसी भी इंस्टीट्यूट से, सेल्फ स्टडी से, सिविल स्टेप से, उनको इस टाइम पे कंटेंट एनरिच करने का काम करना है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। मैं बाद में सारी स्टेजेस और डेट भी बता दूंगा कब कब क्या करना है। थर्ड स्टेज है असेसमेंट का, कि जो पढ़ा है वो कितने लेवल पे है और उसको करने के बाद अब और कैसे पॉलिश अपने आप को करना है। असेसमेंट का तरीका होता है सिंपल टेस्ट सीरीज। हमारी अगले साल के लिए एक टेस्ट सीरीज आएगी HPS 2024 के लिए, दिसंबर ऑनवर्ड। दिसंबर इसलिए क्योंकि मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स दिसंबर में खत्म हो जाएगा फर्स्ट वीक में। उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज आएगी। ये टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 24 टेस्ट रहने वाले हैं, जिसके अंदर होंगे सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। इन टेस्ट के माध्यम से आपने जो कंटेंट अपना एनरिच किया है, अब आपने देखना है कि स्टिपुलेटेड टाइम में आप उस कंटेंट को कितना रीजनरेट कर पाते हो और रिफ्लेक्ट कर पाते हो पेपर के ऊपर। बहुत अच्छी नॉलेज है, सब कुछ आता है, लेकिन पेपर में नहीं लिख पाओगे, वो वैसे भी सारी नॉलेज वेस्ट है। तो आपने देखना है कि आपको पेपर में उसको रिफ्लेक्ट करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये कोर्स आपका चलने वाला है। तो अब हमने प्रिपरेशन को 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया। रीआइट्रेट कर देता हूं, 3 लेवल क्या है, हर बच्चे अलग अलग लेवल के ऊपर बैठे हुए। अभी जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 उनकी है जो अभी तैयारी के शुरू में प्रीलिम्स लेवल पे पढ़ा है, जिसमें हम लोगों को अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जो हमसे कोचिंग कर चुके हैं, किसी और एकेडमी से कर चुके हैं, 1-2 साल लगा लिए, उनके लिए स्टेज नहीं है। उनके लिए सेकेंड स्टेज क्या है, एनरिचमेंट। जो कंटेंट है उसमें गहराई लाओ और वैल्यू ऐड करो। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास वैल्यू एडिशन कोर्स है, उसको ज्वाइन करना है। हमारे वाले स्टूडेंट को सबको फ्री है। स्टेज 1 वालों को मेंस क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन कोर्स अब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री देना शुरू कर दिया है, ताकि आपके 130 बेसिक लेक्चर हो जाए, उसके ऊपर आपके 70 लेक्चर वैल्यू एडिशन के हो जाएं, तो टोटल 200 के आसपास लेक्चर बन जाए, जिसमें आपका स्टैटिक भी हो और करंट भी हो। राइट? तो इन दोनों से इन स्टेज वाले की तैयारी हो जाएगी। तो सेकंड स्टेज में वो बच्चे हैं जिन्होंने हमसे या किसी और एकेडमी से 1-2 साल लगा के कोचिंग बेसिक लेवल पे कर ली है, चीजें समझ आ चुकी है, अब नोट्स का लेवल बढ़ाना है। थर्ड स्टेज आपकी आएगी, आप सभी लोगों की आएगी दिसंबर के अंदर, जब हम टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने को एसेस करेंगे और पॉलिश करना शुरू कर देंगे। तो जो नॉलेज है वो इसी टेस्ट सीरीज पे अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है तो सारी नॉलेज हमारी वेस्ट हो जाती है। क्लियर? तो ये प्लान ऑफ एक्शन हम लोगों ने ड्रॉ करना है। जनरली हिमाचल के अंदर एक और नया कल्चर मेरे को जो देखने को मिला है कि एक लाइब्रेरी कल्चर आया, जो कि अदरवाइज दिल्ली में हम लोग काफी प्रमोट करते हैं कि अच्छा कल्चर है, लेकिन अब हिमाचल के अंदर क्या हो गया कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पिछले 3-4 साल में ना तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पेपर निकाले हैं और ना बहुत ज्यादा सीट्स हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आप सिंपल डेटा के ऊपर बात करेंगे तो इस साल भी अगर 16,000 में से आप देखिए कि जो बच्चे पेपर देने पहुंचे, इसमें से 250 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। अब अगर आप ये रेशियो वाइज देखा जाए तो इनका रेशियो अगर देखा जाए तो 2% से भी कम इसका रेशियो निकलता है। तो मींस 98% बच्चा पेपर में डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब यही बच्चा बार बार लाइब्रेरी में जाके बैठ रहा है, या बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो एलाइड की तैयारी कर रहा है, पटवारी की कर रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे फेलियर्स के बीच में एक एक दो दो बच्चा पेपर को क्वालिफाई कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, एक बड़ा टॉक्सिक सा एनवायरमेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि बड़ा नेगेटिव एनवायरमेंट है। उससे क्या हो रहा है कि जो नया बच्चा तैयारी कर रहा है, या वो बच्चा जिसको 101 या 2 साल हुए हैं, उस बच्चे के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं कि शायद ये पेपर डिस्क्वालीफाई होता ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, इस पेपर को अगर किसी ने तरीके से क्वालिफाई करना है तो 3 ईयर इज द हाईएस्ट साइड। अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो 3 साल में पेपर निकलता है। अगर आप 3 साल तक इंटरव्यू नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब है आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं जा रही है, आपका पेपर क्वालिफाई करने की उम्मीद बहुत बहुत कम होती चली जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हायर लिमिट हर बच्चे ने अपने लिए लगाने की। 3 साल में पेपर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो छोड़ के ऑल्टरनेट करियर की तरफ स्विच कर दो। हिमाचल में जिस तरह से बच्चे अपने करियर को खराब कर रहे हैं और 7-8 साल केवल इस प्रिपरेशन को दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल है एक लेवल के बाद, कि आप अपने ऑल्टरनेट करियर खत्म कर रहे हो। एक लेवल के बाद आपकी एज लिमिट भी हो जाएगी और आपसे पेपर नहीं क्वालिफाई होगा, फिर आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ कोई और करियर चॉइसेस नहीं देख पाओगे।
राइट। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि पेपर की तैयारी करो, यूथ में करो, और नहीं होता है तो पेपर को छोड़ के अपना कोई और काम कर लो, लेकिन पेपर में अननेसेसरी अपने बहुत ज्यादा एज और टाइम नहीं जाया करना है। क्लियर। तो इस तरह से ये कोर्स रहेंगे और अलग अलग स्टेजेस रहती हैं। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि मेरे से बात करनी है, तो आजकल मैं इसी प्रोसेस में हूँ अगले 2-3 दिन तक, तो मैं आप लोगों को रिवर्ट कर रहा हूँ एक एक 2-2 दिन के अंतराल के अंदर, क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा पाइल अप हो रही है। लेकिन आप बात जरूर करते रहिए। इफ यू आर सीकिंग फॉर हेल्प, तो वी आर हेयर टू हेल्प यू, राइट। उसमें कोई पैसे की बात नहीं है या कुछ और इन्वॉल्व नहीं है, मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं है। तो जेन्युइनली जो मेरे को लगता है मैं वो गाइड आप लोगों को कर देता हूँ। क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।